अस्सलाम वालेकुम। वक्फ बोर्ड का एग्ज़ाम जो 4 और 5 नवंबर को होने वाला है, तो उसके सैंपल पेपर कैसा रहेगा या इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको किस तरह से क्या-क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना रहेंगे, तो आज की वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीडीएफ आई है और जो इंस्ट्रक्शन है, एग्ज़ाम आपका होगा 4th और 5th को, जो आपके कॉल लेटर पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क्स स्कीम है, ये तो हम पहले ही बता चुके थे, एक और बार देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, ये तीनों के लिए मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज के लिए 10-10 क्वेश्चंस आएंगे और 20-20 मार्क्स कैरी करेंगे। ये जनरल स्टडी के लिए, जीके के लिए रहेंगे 35 क्वेश्चन और 70 मार्क्स लेंगे ये, और एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि हम रीजनिंग और मैथ्स जहां पर लेंगे तो वो 35 क्वेश्चन रहेंगे और वो कैरी करेंगे 70 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100 और मार्क्स मिलेंगे 200, और ये आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करना है, यानी कि 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना है। बाइलिंगुअल होगा ये पेपर, यानी कि 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड मराठी। अब देखिए नेक्स्ट जो रहेगा वो लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर इंजीनियर के लिए रहेगा। सेम है, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर, तो 10-10 क्वेश्चन और 20-20 मार्क्स रहेंगे। जनरल स्टडी जीके के लिए 25 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स रहेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए 25 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स, 2 मार्क्स रहेगा। और टेक्निकल नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चन और 60 मार्क रहेंगे। सेम वही है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स ये कैरी करेंगे, और टाइम भी वही रहेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इनमें बताई गई है। इसी के साथ जो उन्होंने सैम्पल पेपर आपको क्वेश्चन का भेजा है, तो आप देखिए हमने जो टेस्ट सीरीज में लिए वो, और जो हमारे लेक्चर्स थे, लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखेंगे तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी कवर करे हैं, मतलब कि आप उसी को अच्छे से कीजिए। टाइम देखिए कि आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले जाना है, एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा आपको पहले वहाँ रहना रहेगा। अब देखिए ये जो रहेगा एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका जो आंसर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आप माउस का यूज़ करेंगे, माउस क्लिक करना है आपको। तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप माउस को इधर उधर जैसे ही की मूवमेंट करेंगे, उसको हिलाएंगे कहीं पर, तो वो एरो उसका बदलेगा और आप राइट क्लिक करना तो आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस क्लिक करना है आपको आपके ऑप्शन पर जो आपका आंसर रहेगा। उसके लिए आगे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप कैसे कैसे करेंगे। इनकेस आप रिव्यू के लिए रखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं अटेम्प्ट करके भी, तो भी आप कैसे करेंगे, आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये है कि ऑनलाइन होगा और माउस क्लिक करना रहेगा आपको। सैंपल क्वेश्चन जो है मराठी, अब यहाँ पे देखिए मराठी का है, किस तरह से है क्वेश्चंस। 5 ऑप्शन रहेंगे। एक और चीज़ है कि आपके पास ऑप्शन 4 नहीं, 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ये इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश, मराठी और जीके के क्वेश्चन सर आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम कुछ सब्जेक्ट का देख लेते हैं और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे उर्दू का जो पेपर है वो देखिए कैसे दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड्स है, जो लफ्ज़ है वो आगे पीछे है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है ये आप देख लीजिए। आपको इनकेस राइट साइड से नहीं आ रहा है और लेफ्ट साइड से ही दिया गया है, तो आप उसे किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ बराबर है कि मंतज़र झैल की मौजू लफ्ज़ से खाना पूरी कीजिए, कि आप यहाँ पे खाने में खाना पूरी कीजिए जो भी मौजू लफ्ज़ आने वाला है उससे। तो कैसे पढ़ेंगे, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आखिरी रात भी गुजर डैश है। अब आखिरी रात भी गुजर चुकी है ना, हो गया ना वो काम, तो आखिरी रात भी गुजर चुकी है वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में है चुका, चुकी, रहा, सकता और रहे, तो क्या होगा वो आखिरी रात भी गुजर चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। तो आप माउस को यूज करेंगे,
2 पर जाएंगे और 2 पे क्लिक करेंगे आप माउस को, राइट क्लिक कर देंगे आप माउस से उसको, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट और सेव कैसे करना है हम आगे देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। आप राइट साइड से मत पढ़िए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो। अब यहां से पढ़िए लेफ्ट से, वो उसका नाम डैश कर रहा था। तो सिंपल है कि हमको पढ़ना आ गया कि हम लेफ्ट साइड से इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। वो उसका नाम रोशन, जश्न, महंगा, बिना और सुनाई। अब वो अपना नाम क्या कर रहा था, तो जाहिर बात है वो अपना नाम रोशन ही करेगा। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट कि वो अपना नाम, वो उसका नाम रोशन कर रहा था। तो आपको इस तरह से पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट है सचमुच उसके तो तोते उड़ गए, यानी कि ये मुहावरा दिया गया है और आपको सही मुतबादिल इसमें से चुनना है कि इसके मीनिंग क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो आप यहाँ से पढ़ना, जैसे कि यहाँ है हो जाना खुश, तो ये गलत है। आप कहाँ से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से इसको आप पढ़ो, खुश। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में देखिए कैसे बताया गया है, यहाँ है खुश जाना हो, तो ये भी नहीं हो रहा। तो आप अपने तौर पे समझिए, यहाँ पे है खुश हो जाना, तो थोड़ा सा आप अपने तौर पर भी इसे कर लेना। खुश हो जाना, घबरा जाना, इत्मीनान होना, शर्मा जाना। और यहाँ से पढ़ेंगे लेफ्ट साइड से, सही मुतबादिल, सभी मुतबादिल सही है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि उर्दू में आप किस तरह से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल पेपर, जो सैंपल है ये एक्चुअली तो बहुत सिंपल है और अच्छे है। टेस्ट सीरीज से आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा हुआ होगा। जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन है वो सर आपको बताएंगे, या जनरल स्टडी में क्या आने वाला है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस, तो इसके टॉपिक्स के नेम यहाँ पे है और सर भी आपको बता देंगे। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पर। तो देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह से है। अब हमने जो लाइव लेक्चर में किए थे और जो लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास है, तो रीजनिंग के ही है और मैथ्स का भी देखिए यूनिट पे, मेजरमेंट की यूनिट पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। Foot is relate to man in the same way hoof is relate to, एनालॉगी का क्वेश्चन है ये आपके। इन अ रो ऑफ बॉयज, अब इन अ रो ऑफ बॉयज यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि ये किसका क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर का। और टेस्ट सीरीज में आप देखिए हमने हर पेपर में एक या किसी में 2 क्वेश्चन इसके लिए थे, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कंपलसरी ये पूछा ही जाता है। रैंकिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर ग्रुप। अब ये फिर से एनालॉगी का क्वेश्चन है कि आपको ए और बी दिया गया है कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, एनालॉगी है लेटर एनालॉगी का, या फिर लेटर सीरीज का भी आप ले सकते हो उसको। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so फॉर्म अ ग्रुप। अब ग्रुप बना रहे ये, यानी कि क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है। यूनिट है किलोग्राम, किलोमीटर, इंच, फुट एंड यार्ड। तो आपको इनमें से कौन सी है, जो ये 4 जो है वो लेंथ के है और एक जो है वो वेट पर है, तो आपको जो अलग है उसको अलग कर देना है। तो यूनिट पर है, मेजरमेंट की यूनिट पे क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड, यानी कि कोडिंग एंड डी कोडिंग पे क्वेश्चन है। अब आप टेस्ट सीरीज में भी आपने देख लिए होंगे कि हमने इस पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन अ सर्टेन कोड ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। अच्छा, अब इन्होंने ना डी कोडिंग को ही ब्लड रिलेशन के साथ भी जोड़ दिए, यानी कि ये कोडिंग है, कोडिंग में ही ब्लड रिलेशन को ले लिए कि ए इज द मदर ऑफ बी। तो आपको क्या करना है, ये बी है तो ए मदर है बी के, तो ए कहाँ चले जाएंगे फिर ऊपर, कि वो उनके मदर है। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन को भी कोडिंग वाले सिस्टम में उन्होंने ले लिए। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमारी क्लासेस में और टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन हमने लिए, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है और अभी टाइम भी है, आप इसको देख सकते हैं। सिंपल वही जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें देखिए, अभी जो क्वेश्चन में सैंपल के तौर पे आया है वही क्वेश्चन है। टेक्निकल नॉलेज के लिए देखिए ये
अब आप किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए जब आप स्क्रीन पर आपके देखना, स्क्रीन पे आपको इस तरह की चीज़ें जो नज़र आएंगी, तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, कि आप अगर इनकेस आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जा रहा और आप नेक्स्ट पे चले जा रहे, इनकेस अगर आपने क्वेश्चन को पर नहीं गए तो आपको यहाँ पर आ जाएगा यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, कि अगर आपने क्लिक किए और वो सेव नहीं हुआ इन केस, या आपने आंसर भी नहीं दिए, तो आपके लिए इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ लिखे हुआ भी होगा यू हैव आंसर द क्वेश्चन, कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए यहाँ पर, या किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिए, ये ग्रीन लाइट ग्रीन में आ जाएगा। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, कि आपने रिव्यू के लिए किए, सेव नहीं किया आपका आंसर, लेकिन रिव्यू के लिए अगर आपने उसको रखे हैं। द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर द इवेल्युएशन। अब इनकेस अगर आप रिव्यू के लिए रख देते हैं क्वेश्चन को और उस पर नहीं जाते और सेव नहीं करते, तो वो भी आपका काउंटिंग में आ जाएगा। अब आपको कैसे करना है, देखिए टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन टू आंसर यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप इनमें से कोई चीज कर सकते हैं। जब आप आंसर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर पे जाइए, ऑन द क्वेश्चन आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर पे जाइए जो भी स्क्रीन पे है, राइट ऑन योर स्क्रीन टू गो दैट नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली। अब आप क्या करेंगे, उस पर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे जाएंगे। Note that using this option does not save your answer to current question। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन पे चले गए, उसके आपके पास ऑप्शन है क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब आपने क्या किए कि आपने आपका सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है यही राइट है आपका आंसर, तो उसको सेव कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है, तो आप क्या करना, मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे चले जाना, कोई एक सेलेक्ट कर लेना, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करना उस पर और फिर नेक्स्ट पे चले जाना। लास्ट में आपको अगर ऐसा लगा कि हाँ हमको अब वो रिकॉल हो गया, या आप गैस कर सकते इजीली, या रिकॉल हो गया अगर आपको, तो फिर आप उसको फिर से सेव कर ले सकते ऑप्शन को। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई ना शॉर्ट में, और उन्होंने उसको बता दिए हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए जो नॉर्मली हर एग्जाम के लिए होती है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर पे रहना है। जो भी आपके कॉल सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है उससे पहले ही आपको वहां पर रहना है। अब वहां आप पहले ही चले जाएंगे और फिर आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है ये देख लीजिए। आप आपका कॉल लेटर साथ में लेकर जाएंगे, उसी के साथ आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रहेंगी। इनकेस अगर आपने जो फॉर्म पे अपलोड किए थे वो अगर आपकी फोटो है तो बेस्ट रहेगा, इस पे दिया गया है यू मस्ट। अब उसके बाद आप जो इंस्ट्रक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना होंगे। उसके बाद है कि नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर, बुक्स, रिटर्न नोट्स वगैरह और सेल फोन भी लेकर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल बी, ये अलाउ नहीं रहेंगी वहाँ पर। तो आप मोबाइल फ़ोन या आपके नोट्स या बुक्स या कैलकुलेटर ऐसी चीज़ें वहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको साथ में रखना है, तो आपका कॉल लेटर रखना है, और वो भी कैसा, विथ योर रीसेंट फोटोग्राफ। अब आपके रीसेंट फोटोग्राफ के साथ आपको रखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ रखना है। फोटो कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ जो भी है आपका स्टेपल कर दो उसको आपके कॉल लेटर के साथ, और एक साथ में आप ले लो, वैसे कर लीजिए। और उसी के साथ एसेंशियल क्या दिया गया है कि आप अपने साथ कॉल लेटर के साथ जो फोटो कॉपी रहेंगे उसी के साथ वही चीज़ ना आप स्टेपल करके इन्विजिलेटर को वहाँ पर सबमिट कर देंगे या उन्हें दे देंगे, लेकिन आपकी फ़ोटो वैलिड होनी चाहिए। या फिर
आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड वगैरह या बैंक की कॉपी, अगर पासबुक वगैरह आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि राशन कार्ड and learner's driving license will not be accepted as valid ID proof, कि आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ के लिए राशन कार्ड और ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, will not be accepted, कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपके पास आपका आधार कार्ड है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आपका इलेक्शन कार्ड वगैरह जो होता है, तो वो सारी चीज़ें, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है आपका, तो ये आप लेकर जा सकते हैं। और गर्ल्स के लिए है कि आपका अगर नाम चेंज है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कि गर्ल्स का अगर नाम चेंज है, जो कॉल लेटर पे आपका नाम है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके या आपका जो प्रूफ जो आप साथ ले रहे कॉल लेटर पे और वो प्रूफ पे आपका नाम मैच होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम पोस्ट मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस, के जिनकी शादी हो चुकी है उनके नेम अगर मिसमैच हो रहे हैं आपके आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, और जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं यानी कि लेटर, कॉल लेटर पे जो आपका नाम है वो अगर मिसमैच हो रहा है, तो फिर ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होगा कि आप क्या कीजिए कि आपने अगर गैजेट बना दिया है तो वो गैजेट आपका साथ में रखिए, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, कि आप अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ रख लीजिए। उसके बाद है बायोमेट्रिक्स डेटा यानी कि थंब एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे थंब एक्सप्रेशन में ये चीज़ है कि अगर आपका वहाँ थंब एक्सप्रेशन लिया जाएगा तो इन केस अगर आपके हाथ पर, देखिए यहाँ पे है स्टैम्प इंक है, मेहंदी है या कलर है, कि आपके हाथ पे आपके फिंगर्स पे अगर मेहंदी वगैरह लगी है या कलर है या कुछ है, तो आप उसको अच्छे से निकाल लीजिए ताकि आपके फिंगर्स जो है वो साफ रहे, क्योंकि वहाँ पे थंब एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपका थंब एक्सप्रेशन लिया जाएगा। तो आप मेहंदी वगैरह या कुछ कलर वगैरह है तो निकाल दीजिए। वही चीज़ सेम फिंगर से रिलेटेड जो चीज़ यहाँ बोली गई है वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हूँ, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको साथ में, अब आपको यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू, अब आपको बॉल पेन साथ में लेकर जाना है और साथ ही आपका देखो योर ओन इंक स्टैम्प पैड ब्लू या ब्लैक कलर का आपको साथ में लेकर जाना है, तो ये साथ में आप रख लीजिए। इतना ज़रूरत नहीं, फिर भी आप रख सकते, फिर भी अगर इनकेस नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप मास्क यूज़ कर लीजिए, मास्क आपको लेना है और आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आप लेकर जा सकते हैं, और आप बॉल पेन, आपका सिंपल बॉल पेन और इंक स्टैम्प पैड ब्लू या ब्लैक कलर का रख लीजिए। और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर देखे कि आपको कॉल लेटर, फोटोग्राफ आपका और आईडी प्रूफ वगैरह जो लेना है, और आईडी जो कार्ड रहेगा ना वो ओरिजिनल रखना है आपको, ये जो मैंने ऊपर भी बता दी, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखना है। और स्क्राइबर के लिए जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म आपको साथ रखना है। ये जनरल जो है इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। विशिंग यू गुड लक। तो अभी सर आपको इंग्लिश, मराठी और जीके के बारे में बता देंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन।
ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बाकी चीज़ें तो आपको पता चल चुकी है, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और क्या क्या आपको करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसमें जो जीके का और मराठी का जो सेक्शन था, मैं थोड़ा समझा देता आपको, और वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही बातें हैं जो हमने क्लास में भी पढ़ी है। और ना, ये तो पैटर्न पता ही है आपको, सबको पता है, या फिर मैम ने एक्सप्लेन भी किए। ये मराठी के क्वेश्चंस देखो, ये जो इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना यहाँ पर, ये हर एग्जाम के लिए यही पैटर्न देते हैं वो लोग, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके। और हमने इसकी काफ़ी तैयारी की है, ये वैसे ही है जैसे मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके बताया था आपको स्टार्ट में। और जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो हम लोग क्लास में पढ़े ही सारी चीज़ें, तो हमने ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही सारी पढ़ाई की है, तो फिक्र मत करें। और ये सैम्पल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले आपको एग्जाम में, जो कि हमने तैयारी की है। टेस्ट सीरीज भी पूरी इनको ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी हमने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियसली IBPS के एग्जाम थे वही टेस्ट सीरीज थी और कुछ नहीं था। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो ये देखो, पैरा जंबल क्वेश्चन है, इसमें एरर पहचानना है आपको यहाँ से। तो कौन से पार्ट में एरर है आपको ये पहचानना है। यहाँ पर इसके डिवीजन करके आपको एग्जाम में देगा, एक सवाल पूछता है इस पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखा है इंग्लैंड मधुन, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें कहा है कि आपको एक वाक्य ना पार्ट में डिवाइड करके दिया है, इसमें से दोष किस में है वो बताना है आपको। तो वो लिखे इंग्लैंड मधुन जन्म ले लिया कुछ मराग। इंग्लैंड मधुन, मधुन कभी नहीं रहता, इंग्लैंड मध्य आता, इंग्लैंड मध्य है, इंग्लैंड मध्य। तो मध्य ये मधुन बोल रहा है यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। तो पहले पार्ट में एरर है। मध्ये जन्म लेल्या कुसुमाग्रज ज्यांनी शेक्सपियर म्हणतात व हिंदुस्थानात जन्म लेले शेक्सपियरना कुसुमाग्रज म्हणतात, फुल स्टॉप। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आगे, माझ्या स्मरणशक्तीनुसार माझ्या बाळपणी माझ्या वडिलांची बदली एका गलिच्छ गावी झाली आहे। इसमें दोष क्या है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। ठीक है। उसके बाद में अगला है, पुढील काही शब्द समूह दिले आहेत त्यांचा अर्थ सांगणारा एक शब्द दिलेल्या पर्यायातून निवडा है ना। तो मतलब इसका बदले आपको शब्द समूह कौन सा है पहचानना है। ये वाक्य है, इसके बदले कौन सा शब्द समूह आता, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और मराठी में मैंने आपको मेन बताया वैसे। तो क्या है, स्वतःची सर्व कामें करना, मतलब खुद के सब काम करने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसको स्वावलंबी बोलते हैं। स्वावलंबी जो इंडिपेंडेंट होता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब स्वावलंबी है, खुद पे किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये उसका आंसर है। कोणतेही काम करू शकणारा, मतलब कोई भी काम कर ले रहा, ऐसा इंसान है जो कोई भी काम कर ले रहा, कोणतेही काम करू शकणारा, तो उसको बोलते हैं हरहुन्नरी, है ना। बहुत सोपा क्वेश्चन है, हरहुन्नरी। उसके बाद में पुढील शब्द समासाचा अर्थ सांगणारा शब्द दिलेल्या पर्यायातून निवडा। देह आहे से मानणारा, नहीं सॉरी, देव आहे से मानणारा। क्वेश्चन क्या है, पुढील शब्द समूहाचा अर्थ सांगणारा शब्द, मतलब ये जो शब्द समूह, इसके बदले में इसका अर्थ बताने वाला, इसका मतलब बताने वाला शब्द कौन सा है। तो ये शब्द समूह क्या है, देव आहे से माननारा, मतलब खुदा या भगवान या गॉड है ऐसा मानने वाला, उसको बोलते हैं आस्तिक। जिसको आस्था है उसको बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, भक्त नहीं बोलते, आस्था रखने को आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे यहाँ पर उसने, तो ये फाइंड एरर के क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है इसको सॉल्व, फिर भी बताता हूँ। तो इसमें आपको कौन से पार्ट में एरर है बताना है। यहाँ पे क्या हो जाओ, द रिगिंग ऑफ फ्रीडम से ना, यहाँ रिगिंग ऑफ फ्रीडम एज वी ऑल नो, तो यहाँ पर ये फ्रेज डाला बीच में उसने, ये कंजक्शन है और ये फ्रेज डाला बीच में, यहाँ कॉमा आना चाहिए था, और ये सेंटेंस है, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बीच में थोड़ा एक क्लॉज डाला इसने यहाँ इतना, और ये सेंटेंस वापस यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर एक तो उसने कॉमा चाहिए, एक तो यहाँ ब्रेक करना चाहिए था या एक कॉमा आना चाहिए था, तो यहाँ पे उसने इसको कंटिन्यू करा, तो इसमें इसलिए एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन दी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट फ्रॉम द अमंग द 5 अल्टरनेटिव्स द वर्ड मोस्ट अपोजिट। तो आपको ये अल्फाज दिए यहाँ पर, इनका अपोजिट मतलब के अल्फाज ढूंढना है। ठीक है, तो लिवली, जो लिवली है एक्टिव है, जिंदा है, अपने काम में क्या है, बहुत एक्टिव है, तो उसका अपोजिट देखना है। तो उसका अपोजिट रहेगा डल, जो डल रहते ना, कुछ करते नहीं, एक्टिव नहीं रहते, वो डल अपोजिट।
इनएडवेरेंट, इनएडवेरेंट तो इसका अपोजिट हमें देखना है। इसका मतलब होता है एडवेरेंट का मतलब निग्लिजेंस में। एडवेरेंट मतलब उसको पता नहीं, अनजाने में, हम लोग बोलते हैं अनजाने में, अनजाने में हो जा, कोई भी चीज़ अनजाने में हो जाती ना, मतलब हमको समझा नहीं, अनजाने में हो गया, तो ये नेग्लिजेंस उसका समानार्थी शब्द है सिनोनिम से। तो यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा हो तो उसका है इंटेंशनली, है ना, हम लोग कुछ नेग्लिजेंस में या फिर अनजाने हो जाता। इन एडवेरेंट मतलब क्या, अनजाने में हो जाना, और जानबूझ के करना है इंटेंशनली। तो आंसर क्या है, इंटेंशनली, ये वाला 5 नंबर का इसका आंसर है, क्योंकि अपोजिट पूछा है इसने यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, pick out the from the word in given below the sentence is word which would be complete the sentence exactly and meaningfully। तो यहाँ पर आपको ये स्पेस जो दिया ना, ये फुलफिल करना है, ये भरना है। क्या इसमें एक्यूरेट अल्फाज आएगा वो बताना है आपको। तो ही वॉन्ट्स टू मी टू लुक डैश हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, है ना, तो वो बोल रहा मेरे अब्सेंस में मैं चला जाऊंगा कहीं, तो आप क्या करो, गार्डन का देख लेना मेरा। तो उसको बोलते ख्याल रखना, है ना, तो उसको बोलते लुक ओवर, है ना, लुक ओवर बोलते हैं उसको। लुक ओवर मतलब किसी चीज़ की निगरानी रखना, ख्याल रखना, देख रेख करना, उसको लुक ओवर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अल्फाज लुक ओवर आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, नियरेस्ट मीनिंग की बात कर रहा ना, है ना, नियरेस्ट मीनिंग मतलब समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स पूछ रहा हूँ। तो लीथल मतलब लीथल बहुत भयानक, डेडली बोलते हैं जिसको, डेडली। जैसे लीथल वेपन के बारे में सुना होगा आपने, लीथल वेपन, लीथल वेपन का मतलब रहता है डेडली वेपन, तो उसका आंसर ये है डेडली। ठीक है, डेंजरस, डेंजरस जो चीज़ रहती ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती जितनी डेडली रहती। डेडली बोले तो डायरेक्ट जान लेने वाली, डेंजरस हो सकता है जान लेने वाली भी हो और नहीं भी हो, तो डेंजरस चीज़ ना थोड़ी कम दर्जे की रहती है इसके सामने। सेंटेनरी का मतलब होता है जिसको 100 साल पूरे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सेंटेनरी, 100 साल, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, 100 रन्स नहीं, गार्ड नहीं रहेगा, 100 ईयर, 2 नंबर का आंसर है इसका, 100 ईयर। ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो कि नोट्स मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए, उसमें से ही पूछा है इसमें। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे सवाल पूछता ही, आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में मैडम ने तो आपको उर्दू को बताई, जीके में देखो सिलेबस ही दिया है उसने, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिए। ये वही सिलेबस है जो उन्होंने सिलेबस में डिस्क्राइब किया था, वही है, और इस पे सवाल आने वाले हैं, इस पे सारी चीज़ें ज़रूरी दी है उसने। तो जो सिलेबस में दिया वही है, और क्लास में भी हमने डिटेल में इसको वही पढ़े जो सिलेबस में मेंशन किया है। हमने इसके साथ IBPS का टच भी साथ में रखे, सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और हमने यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया था कि सिलेबस क्या पूछने वाला है, जीके का कहाँ से पूछने वाला है, क्या इंटेंशन से डाला है, वो सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझाई है यूट्यूब वीडियो पे, और वही है, आप सभी ने देखी होंगी, फिर से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वही सिलेबस है जो ऑफिशियली उन्होंने उनकी वेबसाइट पर डाले थे, उसके अलावा और कुछ नया नहीं इसमें, वो सारे टॉपिक्स एज इट इज़ कॉपी किया उसने वहाँ पर। तो ये कुछ बातें थी, सारे इंस्ट्रक्शन तो आपने पढ़ ही लिए ना, जो मैडम ने बताया आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ा है। उसमें वो जो इंक पैड का है और सैनिटाइजर है वो है ना, वो कंपलसरी, बहुत कंपलसरी है कि आपको लेके जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आप लेके गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेके गए तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोरोना के बाद से। अभी इतना स्ट्रिक्टली जो कोविड-19 के जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और एग्जाम भी नहीं होते। तो आप लेके गए तो अच्छा है, नहीं लेके गए तो ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे, और सब समझ में आया होगा आपके कि क्या करना है, क्या लेके जाना है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ, आपको सभी को हुआ तो शायद मिलेंगे या फिर आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट, सब बेहतर होगा। पॉजिटिव रहिए, खुद को पॉजिटिव भी रखिए, बहुत बड़े एग्जाम नहीं है, एक छोटे एग्जाम ही है, तो हाईली इमोशनली इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल एग्जाम है, स्टेबल इमोशनली रहिए और डील कीजिए इसको, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।